नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी जो कक्षाएं चल रही थीं, उसी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हमने उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के विषय में अध्ययन किया था और उसी से संबंधित हमने स्थापत्य कला और चित्रकला के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित संगीत कला के विषय में देखेंगे। अगर आपने हमारी कल की कक्षा यानी स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां आपको वो कक्षाएं मिल जाएंगी, वहां से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में संगीत कला के विषय में देखेंगे, तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की संगीत कला के विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको 1 नंबर 2 नंबर दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि संगीत कला यानी शास्त्रीय गायन है क्या। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीत का बाइबिल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। राज्य में 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की अवधि में संगीत के क्षेत्र में कश्यप, शार्दूल, दत्तिल, मातंगम, अभिनवगुप्त एवं हरिपाल आदि कुछ विस्तृत संगीतज्ञों का नाम उल्लेखनीय है। इनको हमने संगीत के क्षेत्र के साथ साथ साहित्य में भी इनका अध्ययन किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन संगीत की अगर बात करें तो इस परंपरा में अमीर खुसरो का नाम महत्वपूर्ण है। इनका जन्म स्थान 1223 में कासगंज जिले के पटियाली गांव, जो कि एटा जिला के पास में पड़ता है। पहले ये एटा जिले में ही आता था, लेकिन अब ये कासगंज अलग जिला बन गया है, इसलिए अब ये पटियाली गांव जो है ये आपका कासगंज जिले में पड़ता है। यहीं के अमीर खुसरो थे। इन्होंने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक मधुर रागों का आविष्कार किया है। खुसरो ने ईरानी अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकल बाना, नक्शे गुल आदि शैलियों की स्थापना की है। अमीर खुसरो के बारे में जो आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अमीर खुसरो हमारे साहित्य की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में हमने आपको एक विस्तृत रूप से क्लास दी थी, वो अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको अमीर खुसरो के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने को मिलेगा। वो आपको हिंदी साहित्य की क्लास में मिलेगा, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट पे हिंदी साहित्य की क्लास में अमीर खुसरो का अध्ययन कर सकते हैं। खुसरो ने देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरानी शैली का सम्मिश्रण कर ख्याल के याद रखिएगा, ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया है। ख्याल का जो प्रचलन है यानी ख्याल का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो जी की ही देन है। इस नवीन शैली ने भारतीय संगीत को 2 भागों में हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शैली में विभाजित किया हुआ है। खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और उनका जो सितार था वो त्रिरत्न वीणा का एक समुन्नत रूप था, यानी वीणा जो माँ सरस्वती के हाथों में आपने देखा होगा, वो उसी का एक समुन्नत रूप था। उसका आविष्कार किया किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। किस नाम से किया? तो सितार नाम से किया। बल्लभाचार्य जी जो ब्रजमंडल के एक महान संत हुए हैं, बल्लभाचार्य जी ने संगीतबद्ध भजन व पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी जाती है, गोवर्धन पर्वत में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ पर संगीत परंपरा का बड़ा प्रचलन था। सभी संत वहाँ पर संगीत किया करते थे, भजन गायन किया करते थे, जो कि मध्यकालीन समय का एक बहुत अच्छा समय माना जाता है। इनके शिष्य परंपरा में जो अष्टछाप कवि आते हैं, वे कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे। वो भजन लिखते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन गायन किया भी करते थे। अष्टछाप कवि कौन कौन से थे? तो वो सूरदास थे, नंददास, कुंभनदास सबसे ज्येष्ठ कवि थे, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। ठीक है, ये आपके अष्टछाप के 8 कवि थे।
इनके विषय में आप याद रखिएगा। और इनके विषय में भी आपको अगर विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो इनकी अष्टछाप के कवियों की प्लेलिस्ट में आपको एक क्लास मिलेगी, वहाँ से आप इनके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपको विस्तार पूर्वक इनके बारे में अध्ययन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। सूरदासी मल्हार के प्रणेता सूरदास जी को माना जाता है। ये जन्मांध थे, लेकिन कृष्ण भक्ति परंपरा ने इनको महान बना दिया। कृष्ण भक्ति में इन्होंने अनेक ऐसे पदों की रचना की जिन्होंने इन्हें आज अमर बना दिया। इनके जो दिव्य चक्षु थे, ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु थे, उन चक्षुओं ने ऐसे ऐसे पदों की रचना की, ऐसे ऐसे गायन, ऐसे संगीतों की रचना की जिन्हें आज भी भजन के रूप में गाया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के हरिदासी परंपरा के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी श्री केलीमाल और अष्टादश पदों की रचना की है। ये भी संगीत में ही है, संगीतबद्ध है। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अलीगढ़ के हरिदासपुर गांव में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन वृंदावन के निधिवन नामक स्थान पर व्यतीत किया था। आगे बढ़ेंगे। ग्रंथनाद निनाद में स्वामी हरिदास के बैजू, गोपाल, मदनराय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन व तानसेन आदि 8 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। अब एक बात याद रखिएगा, इनमें से सभी एक महान संगीत हुए हैं, लेकिन तानसेन जी की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि तानसेन किसके शिष्य थे? तो हरिदास जी के शिष्य थे, ये याद रखिएगा। स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को राग दीपक, बैजू को राममेघ और गोपाल को राम मालकौंस सिद्ध कराया था। यानी हरिदास जी ने तानसेन को राग दीपक की, बैजू को राममेघ की और गोपाल को राग मलकौंस की शिक्षा दी थी। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन व ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ से आपके 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो वो जो इस पॉइंट में हमें बताया जा रहा है, दूसरा ये कि ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है। अभी हम मेले के विषय में आपको अध्ययन करवाएंगे इसी के बाद में, लेकिन आप याद रखिएगा ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वृंदावन में आयोजन किया जाता है। ये आपको एक छुपा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। स्वामी हरिदास को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक माना जाता है। साथ ही मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास को। स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और हरिदासी संप्रदाय में जो राधा जी थी उनको प्रमुख मानकर पूजा की जाती है। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया और टप्पा शैली का प्रचलन भी किया है। टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया? तो जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने किया है। इसके बाद में बड़े ख्यालों को 2 महान बीनकारों आदारंग और सदारंग ने विकसित किया है। फैजाबाद के खुशी महाराज, मेहंदी उस्ताद, रहीम दीन खां, मुस्तरी बाई व बेगम अख्तर मलिक गजल आदि ने संगीत जगत में फैजाबाद का नाम बढ़ाया है। अब इनका यहाँ से अगर क्वेश्चन ये बनेगा तो ये बनेगा कि इनका संबंध है वो किस स्थान से है? तो आप बताइएगा कि इनका संबंध फैजाबाद से है। कथक खुशी महाराज ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा की है। याद रखिएगा, शंभू महाराज ने अनेक वर्षों तक रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो शंभू महाराज किस क्षेत्र से हैं? तो ठुमरी के हैं। मध्यकाल के बाद प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, किराना और आगरा आदि घरानों ने शास्त्रीय संगीत के इतिहास में ऐसे ऐसे महान गायक और वादक प्रदान किए जिन्होंने संगीत परंपरा के इतिहास को समृद्ध किया। और इनके जो प्रमुख घराने हैं वो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? इस प्रकार हैं। इनके विषय में अब हम विस्तार से देखते हैं। आगरा घराने की बात करें तो मुगल काल में आगरा संगीत का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। देखिए, घरानों से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन सा घराना किससे संबंधित है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो ये बनता है कि इनमें से किसका संबंध किस घराने से है और कौन सा पद किस घराने में अधिक प्रचलित था।
ठीक है, तो आप यहाँ पर आप जब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। आगरा घराने की अगर बात करें तो मुगल काल में आगरा संगीत का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मुगल काल में आगरा ही राजधानी थी और आगरे के किले में ही मुगलों का वास रहता था, तो इसलिए यहाँ पर संगीत का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इस घराने का सूत्रपात कर्ता जो थे वो श्याम रंग और सरस रंग को माना जाता है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। जबकि कुछ लोग इस घराने की उत्पत्ति अलगदास और मलूकदास से मानते हैं। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ध्रुपद और धमार में भी पारंगत होते थे। इस घराने के गायकों में अब ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से इन्हीं को पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस घराने से है, तो आप उनके लिए ये वाला पॉइंट याद करके रखिएगा। तो इस घराने से संबंधित कौन कौन से लोग हैं? तो फैयाज खां, पंडित बिशंभरदीन, भास्कर बुबा बखले, M.N. रत्नंजन, अता हुसैन खां, दिलीप चंद्र बेदी, स्वामी बल्लभदास आदि मुख्य इस घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? आगरा घराने से। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता रही है। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद खां, रहमत खां, सादिक अली आदि इस घराने के प्रमुख संगीतज्ञ हैं, ये भी याद रखिएगा। खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, चिन्मय, लाहिड़ी, गणपतराव, कृष्ण रातंजकर आदि उनके शिष्य थे। बाद के ख्याल गायकों में सूरज खां, छज्जू खां, दूल्हे खां, नवाब काशिम अली, गुलाम हुसैन आदि मुख्य हैं। जबकि गायिकाओं में रहीमनबाई, ससेबाई, धन्नोबाई, जयसुखबाई, चंद्राबाई, जसोबाई आदि मुख्य हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किस घराने की? आगरा घराने की, और उन्हीं से संबंधित कुछ प्रमुख गायक एवं गायिकाओं के बारे में भी हम देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मियाँ गुलाम नबी ने सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया है। गज़ल ने बेगम अख्तर इसी घराने की थीं। गज़ल की बेगम अख्तर जो थीं वो आगरा घराने से ही संबंधित हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। गुलाम मोहम्मद, रहीम शेन, करतल अली, इलियास खां, हसन खां, दाढ़ी नवाब अली, हामिद अली आदि प्रसिद्ध सितार वादक थे, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से किसका संबंध सितार से है, तो आप बताइएगा। सादिक अली खां वीणा एवं अली खां सारंगी के बेजोड़ वादक थे, यानी सादिक अली और अली खां का संबंध किससे था? तो बीड़ा से था, ये याद रखिएगा। मोटू खां एवं वर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया, ये बात आप याद रखिएगा। आपको हर पॉइंट 1 नंबर दिला सकता है अगर आप याद रखेंगे तो। आगे बढ़ेंगे। वीरू मिश्र, हीरेंद्र गांगुली, वाजिद हुसैन खां आदि प्रमुख तबला वादक रहे हैं। वाजिद हुसैन खां से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोदू खां एवं बक्सूर खां ने कथक नृत्य के तबला वादन की जो शैली विकसित की उसे लखनऊ शैली कहते हैं। गोदक सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि इसी घराने के प्रमुख पखावजी हैं। ठीक है, पखावजी हैं यानी पखावज बजाते हैं। पखावज कैसा होता है? तो पखावज जो यंत्र होता है ये एक वाद्य यंत्र होता है और ये ढोलक की तरह होता है। ढोलक से थोड़ा पतला होता है, लेकिन ये ढोलक की तरह ही यंत्र होता है। और ये इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कोदक सिंह हैं, पंडित सखाराम हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज ग्रंथ से संबंधित हैं। वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी को काफ़ी लोकप्रियता मिलने लगी। उन्होंने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से, उनके दरबारी बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। याद रखिएगा, वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से ठुमरी लिखते थे और बिंदादीन जो उनके दरबारी थे वो सनद पिया उपनाम से ठुमरी तैयार करते थे। इनके दरबार में होलिकोत्सव की भव्यता से मनाया जाता था। किनके दरबार में? वाजिद अली शाह के दरबार में। नवाबों के युग में कथक नृत्य को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। बिंदादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि ने कथक शैली को नई दिशा प्रदान की है। आगे बढ़ेंगे, किराना घराना को देखेंगे। किराना घराना की अगर हम बात करें तो इस घराने का मूल स्थान जो रहा है वो मुजफ्फरनगर जिला रहा है
और इसके जो संस्थापक थे वो बंदी अली खां को माना जाता है। बंदी अली खां को संस्थापक माना जाता है। किसका माना जाता है? तो किराना घराना का माना जाता है। इस घराने के गायकों में अब्दुल वाहिद खां, अब्दुल करीम खां, काले खां, नन्हे खां, बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, राम भाऊ कुंडगोलकर आदि मुख्य हैं। किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराना से संबंधित हैं। अब अगर हम देखें अतरौली घराना, तो इस घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट अंतरौली गांव में काले खां और चांद खां द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए जाना जाता है और दुल्लू खां और छज्जू खां इस घराने के आरंभिक गायक माने जाते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस घराने के गायकों में गुलाम गोस खां, भूपत खां, निम्मन खां, जहांगीर खां, गुलाब खां, दौलत खां, अली अहमद खां, अल्लादिया खां आदि मुख्य हैं। अब अगर हम बनारस घराने को देखें तो बनारस घराने में क्या है? तो ये काशी में संगीत को आश्रय व काशी राज द्वारा मिला है। किस घराने को मिला है? बनारस घराने को मिला है। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ठुमरी टप्पा, कजरी चैती, भजल गजल और ध्रुपद धमार के गायन में पारंगत रहे हैं, परंतु इस घराने में ठुमरी अंग की गायिका को अधिक प्रसिद्धि मिली है। यानी इस घराने का अगर प्रसिद्ध कोई गायन रहा है तो वो ठुमरी रहा है। पंडित राम सेवक मिश्र, शिव सेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिव नारायण मिश्र, शिवा पशुपति, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपति, नाथ छज्जू मिश्र, नाथ मिश्र, छन्नू मिश्र आदि बनारस घराने के ध्रुपद धमार गायक रहे हैं। ये आप याद रखिएगा। विद्याधरी, सरस्वती, इमामबाई, चित्राबाई, रसूलबाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, बड़ी मोती, राजेश्वरी, गौहर, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, गिरजा देवी आदि बनारस घराने की ठुमरी टप्पा ख्याल व ध्रुपद धमार शैलियों की मुख्य गायिकाएं हैं। ये भी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि राम सहाय, जानकी सहाय, भैरव सहाय, बलदेव सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, भैरव प्रसाद मिश्र, मौलवी राम मिश्र, परतप्पू महाराज आदि तबला वादक हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन वादकों के से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। उदय शंकर और गोपी कृष्ण नृत्य के क्षेत्र के मुख्य हस्ताक्षर हैं, यानी मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं। पंडित राम बख्श, गणेश जी, शीतल जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, श्याधर मिश्र, सुमेरनाथ मिश्र, सियाजी मिश्र, राम नारायण मिश्र आदि प्रमुख सारंगी वादक रहे हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और सहारनपुर घराने की ओर बढ़ रहे हैं। सहारनपुर घराने की अगर हम बात करें तो इस घराने का जो संस्थापक थे वो सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा थे, जो गायन के अतिरिक्त बीन, रवाब और सितार वादन में भी प्रवीण थे। आगे बढ़ेंगे। यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है और इस घराने के प्रमुख गायकों में बंदे अली खां, बहराम खां, जाकिरुद्दीन खां, अल्लाह बंदा खां, नमीरुद्दीन खां आदि शामिल हैं। अब अगर हम रामपुर घराने की तरफ जाएंगे तो इस घराने के संस्थापक की बात करें तो इस घराने के संस्थापक नीमत खां सदारंग हैं और उनके शिष्यों को माना जाता है। अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को इस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। किस घराने ने? रामपुर घराने ने। इस घराने के गायकों में वजीर खां, उस्ताद बहादुर हुसैन उस्ताद थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और फतेहपुर सीकरी घराने की तरफ चलेंगे। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो अकबर ने की थी। यह भी मुगल कालीन घराना है। जाहिर सी बात है यह घराना ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के काल में दो भाइयों जैन खां और जोरावर खां से मानी जाती है। इस घराने के प्रमुख संगीतकारों में दूल्हे खां, घसीट खां, छोटे खां, गुलाम रसूल खां, मदार बख्श, सैयद खां आदि शामिल हैं और इसमें घसीट खां को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। तो घसीट खां को तो आप याद ही रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी से संबंधित कौन से गायक हैं, तो घसीट खां हैं। बाकी लोगों को आप याद रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन घसीट खां को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। खुर्जा खां, खुर्जा अलीगढ़ घराने की अगर हम बात करेंगे
तो इस घराने की जो शुरुआत हुई थी वो 18वीं सदी के आरंभ में उस्ताद नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां से मानी जाती है। तत्पश्चात इनके पुत्र इमाम खां ने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस घराने की तान प्रणाली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस घराने के गायकों में उस्ताद गुलाम हुसैन खां, जहूर खां, गुलाम हैदर खां आदि शामिल हैं। अब अगर बात करें भिंडी बाजार घराने की, भिंडी बाजार घराना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो आपको पता चलेगा अभी। मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां को मुंबई के भिंडी बाजार में जाकर बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई थी। लता मंगेशकर इसी घराने के अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, इसलिए भिंडी बाजार घराना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का इसी घराने से संबंध है। क्यों है? क्योंकि इसी घराने के जो अली खां थे वो इनके गुरु थे। आगे बढ़ेंगे, इटावा घराने की बात करेंगे तो इसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। सुरजन सिंह, तुराब खां, इनायत खां, विलायत खां, ध्रुव तारा आदि इसी घराने के प्रमुख वादक हैं। शाहजहांपुर घराने की अगर हम बात करें तो ये घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद काजिम अली, सखावत खां, इलियास खां आदि इस क्षेत्र के प्रमुख सरोद वादक हैं। अजराड़ा घराना की अगर हम बात करें तो इस घराने का संबंध मेरठ से है। यह तबला वादक घराना है। मोहम्मदी खां, कल्लू खां, चांद खां आदि मुख्य वादक हैं। अब अगर हम चलें प्रयागराज की ओर तो यहाँ पर प्रयागराज में कोई घराना नहीं रहा है, लेकिन संगीत की कई विभूतियाँ यहाँ पर निवास करती थीं। कौन कौन सी? केसरबाई, जानकी बाई को छप्पन छुरी भी कहते थे, कृष्णा देवी, मुनीर, खातून बेगम प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। प्रयागराज में कोई घराना नहीं रहा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में प्रयागराज का उत्कृष्ट योगदान रहा है, ये आप याद रखिएगा। सरोद वादन में उस्ताद करामत उल्ला खां का घराना प्रसिद्ध है। यहाँ के हरि प्रसाद चौरसिया व रघुनाथ मेट बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं और हरि प्रसाद चौरसिया से तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूसुफ खां व प्रोफेसर लाल जी तबला वादन में तो नज़ीर खां सारंगी वादन में प्रसिद्ध थे। यानी यूसुफ खां और लाल जी तबला वादन में प्रसिद्ध थे और नज़ीर खां सारंगी वादन के लिए प्रसिद्ध थे। अब आगे बढ़ेंगे और मथुरा की बात करेंगे अगर तो मथुरा के भक्तों में ध्रुपद गायन की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसके अलावा यहाँ के सूबेदार के दरबार में संगीत को संरक्षण मिला था। दरबार में कोडी रंग व पैसा रंग, ध्रुपद धमार एवं ख्याल के प्रसिद्ध गायक थे। अब अगर हम संगीत कला में लोकगीत की बात कर लें तो लोकगीत का संगीत में बड़ा ही अच्छा योगदान रहा है। बात करेंगे अगर हम लोकगीत की तो प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय, ताल आदि में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रदेश में क्षेत्रवार गाए जाने वाले कुछ प्रमुख गीत, उन्हीं को लोकगीत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, कौन से लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं ये हम इन पॉइंटों में देख लेते हैं। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहरी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लौरकी, चैता, फागुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि लोकगीत पूर्वांचल में गाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें से आपको कजरी, चौलर, दादरा, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फागुआ, उसके बाद में सोहर, बधाई और कव्वाली, ये याद रखिएगा, ये पूर्वांचल में गाए जाते हैं। और सोहर गीत में ही तुलसीदास जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको हमने इसी प्लेटफॉर्म पे तुलसीदास जी के विषय में जब विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया था तब हमने उस ग्रंथ को पढ़ाया है। तो अगर आप में से किसी ने उस क्लास को पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सोहर पर आधारित तुलसीदास जी ने
कौन से ग्रंथ की रचना की है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कजरी जो है वो वर्षा काल का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खड़ अखाड़ा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। मालिनी अवस्थी इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्त कजरी की मुख्य गायिकाएं मानी जाती हैं। मालिनी अवस्थी के संगीत खूब चलते हैं। होली में इनका खूब शो देखने को मिलता है। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी व संस्कार गीत आदि अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रमुख लोकगीत झूला, होरी, रशिया, बम रशिया, समाज गायन, मल्हार व पटका आदि ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। समाज गायन क्षेत्र के मंदिरों व आश्रमों में किया जाता है। हरदौल, पमारा, आल्हा, थिमरियाई, चंगेलिया, बुहाई, राजरा, दीवारी व तकरा गीत आदि बुंदेली लोकगीत माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। यद्यपि आल्हा पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक बुंदेली लोकगीत है और इसके गायन में वीर रस की प्रधानता रहती है। रागिनी, बोला, लावनी, बत्रा व गुजरी आदि पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं, याद रखिएगा। आपको हर पॉइंट 1 नंबर दिला सकता है, इसके लिए आपको ये सभी पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। भजन, पूरन भजन, भगत, भर्तहरि, निर्गुण आदि वैराग एवं भक्तिपूर्ण गीत हैं जो साधुओं द्वारा पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मनोज तिवारी मृदुल, इनको मृदुल भी कहते हैं, मनोज सिंह मनु, लल्लन सिंह गहमरी, मालिनी अवस्थी, विजया भारती, ये भोजपुरी रत्न के नाम से जानी जाती हैं। राजबाला, इनको रागिनी कहते हैं, वंश गोपाल यादव, लल्लू वाजपेयी आदि राज्य के प्रमुख लोक गायक और गायिकाएं हैं, इनके नाम याद रखिएगा। गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्रों में अगर हम देखें तो ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, रंगड़ी, कगड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला चम्मच, हारमोनियम तथा थाली आदि मुख्य रूप से इनका वादन प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी संगीत की क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और इन पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।